Good morning, students. Today we will do the next poem, Fire and Ice, written by Robert Frost. So, the Robert Frost poem, Fire and Ice, expresses the profound idea that the world would end in either of two ways, either by ice or fire. Both the components are compared with self destructing human emotions, hatred, and desire. The poem very artistically underpins the philosophy that we let our emotions rule us, and if don't control them, they will surely destroy everything around us. Similarly, he thinks fire and ice both are just as competent in bringing the world to a catastrophic end. तो ये जो आपकी पोएम है फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इस पे इन्होंने सिंबलाइज किया है फायर को डिज़ायर से एंड आइस को हेट से। और अकॉर्डिंग टू पोएट वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारा वर्ल्ड है, ये इसके एंड होने के सिर्फ टू तरीके ही हैं। ठीक है, दो वेज ही है। क्या है वो दो वेज? वो दो वेज है आइदर आइस और फायर। इन्हीं दो तरीकों से जो हमारा अर्थ है वो ख़त्म हो सकता है। लेट्स स्टार्ट द पोएम। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. यहाँ पे पोइट कह रहे हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से यानी कि यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? पीपल। तो ये ओपिनियन पोइट का नहीं है, किसका है? पीपल का है। दैट पीपल सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये एंड हो जाएगा किसकी वजह से? फायर की वजह से। फायर मीन्स फायर यहाँ किस लिए यूज़ किया गया है? डिज़ायर्स के लिए। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि डिज़ायर्स के चलते फायर की वजह से एंड हो जाएगा। सम पीपल से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि आइस की वजह से एंड हो जाएगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। आगे पोइट कह रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग, यानी कि पोइट के अकॉर्डिंग, उन्हें ऐसा लगता है कि जो लोग कहते हैं फायर की वजह से ये वर्ल्ड का एंड हो जाएगा, पोइट भी उन्हें ही फेवर करते हैं। उनको भी यही लगता है कि फायर की वजह से ही वर्ल्ड एंड होगा। बट इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई वुड इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। आगे पोइट कहते हैं कि लेकिन पेरिश मीन्स डाई। आगे जो हमारे पोइट हैं वो आगे कहते हैं कि अगर अर्थ ट्वाइस, तो अगर अर्थ को दो चांसेस मिले डाई होने के, देन उन्हें ऐसा लगता है कि हेट भी अपने आप में एक वाजिब रीज़न है अर्थ को ख़त्म करने के लिए। तो आगे पोइट कह रहे हैं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। तो अगर दूसरी बार मौका मिलता है तो आइस भी क्या है? आइस भी एक इनफ रीज़न है अर्थ को ख़त्म करने के लिए। एंड वुड सफाइस मीन्स टू बी सफिशिएंट। तो ये अपने आप में भी एक अगर अर्थ को दो बार मौका मिलता है ख़त्म होने के लिए, तो फर्स्ट में तो प्रेफरेंस देते हैं पोइट फायर को, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि बिल्कुल अगर दूसरी बार भी मौका मिलता है तो आइस भी
उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है, उसी तरीके से ख़त्म कर सकती है। तो यहाँ आई से डायरेक्ट रिलेटेड क्या है, हेट का, कि हेट की वजह से भी ये दुनिया ख़त्म हो सकती है। और पहले जो फायर को जो पोइट कह रहे थे, यहाँ कहना चाह रहे थे कि फायर की वजह से जो अर्थ है वो एंड होगी। तो यहाँ पे उनकी क्या है, डिज़ायर्स की वजह से, कि लोगों की डिज़ायर्स की वजह से, हेट्रेड की वजह से ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। Now let us discuss its poetic devices, literary devices. Let's start with the rhyming first. Let's see what rhyming scheme is used in this poem. Let's see. See, fire, desire, fire, desire. Again, fire. Then twice, eyes, hate, great. हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. Then let's see. Fire, desire, fire. ठीक है. Then eyes, B. Next, eyes, twice, hate, great, twice, eyes, B. Again, eyes, suffice, B. So see the rhyming pattern here. A B A, A B A, then A B C, A B C, then B C B, B C B. थ्री लाइन्स में मैं डिवाइड कर दिया और राइमिंग स्कीम क्या बन गई है, A B A, A B C, B C B. So these were the rhyming scheme present in the poem. Now second literary devices is enjambment. Enjambment. Enjambment is when there is a continuity in the two lines without any punctuation mark. तो यहाँ फर्स्ट लाइन में ही आप देख लो, some say the world will end in fire, some say in ice. There is no punctuation mark present in the first line, so here enjambment is used. Similarly, in the third line, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. यहाँ भी कोई पंचुएशन मार्क का यूसेज नहीं है, तो यहाँ भी अगेन enjambment यूज हो रहा है. नेक्स्ट second stanza, second line. I think I know enough of hate to say that for destruction eyes it is also great and would suffice. There is no punctuation mark between these lines, so enjambment is used here. ठीक है. Next literary devices is alliteration. Now what is alliteration? Alliteration is repetition of a consonant sound at the starting of two or more closely placed words. ठीक है. तो हम यहाँ पोएम में देखते हैं कि कहाँ पे alliteration यूज़ हुआ है. alliteration क्या होता है, जब कोई भी स्टार्टिंग वर्ड दो सिमिलर वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड्स और वर्ड्स आते हैं तो वहाँ alliteration यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट लाइन में ही देख लीजिए, रेपिटेशन ऑफ एस एस, सम से, यहाँ alliteration यूज हुआ है. ठीक है. देन फेवर फायर, एफ, फेवर फायर, एफ साउंड यहाँ पे प्रोमिनेंट है. देन
वर्ल्ड विल, WW। तो इन सब एरियाज में क्या यूज़ हुआ है? एलिट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट poetic device used here is anaphora. Now what is anaphora? Anaphora is the repetition of a word or expresses at the start of two or more consecutive lines. जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा, जब सेम सिमिलर वर्ड एक से ज़्यादा बार रिपीट हो पोएम में, तो उसे एनाफोरा कहते हैं। जैसे इस पोएम में अभी जो हम सिंगल वर्ड्स की बात कर रहे थे कि एफ रिपीट हो रहा है, बट पूरा का पूरा वर्ड रिपीट नहीं हो रहा था। तो अगर पोएम में कभी पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हो तो उसे एनाफोरा कहते हैं। ठीक है। तो इस पोएम में कुछ एक वर्ड है जो कि बार बार रिपीट हुआ है, वो क्या है? सम से। तो ये 2 बार रिपीट किया गया है, पूरा का पूरा वर्ड रिपीट किया गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एनाफोरा। ठीक है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एसोनेंस। ठीक है। एसोनेंस क्या होता है? जब कोई भी वॉवल साउंड रिपीट होती है तो उसे एसोनेंस कहते हैं, और जब भी कभी कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है तो उन्हें कॉन्सोनेंस कहते हैं। तो यहाँ पे एसोनेंस का इस पोएम में यूज़ हुआ है। एसोनेंस मीन्स रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड इन सेम लाइन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे पोएम में देखेंगे, I hold with those who favor fire. I hold those who favor fire. अगर आप इस लाइन में देखो तो बार बार किस साउंड का प्रोमिनेंस ज़्यादा है? ओ साउंड। तो बिकॉज ऑफ ओ साउंड यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? एसोनेंस। ठीक है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर इज personification. personification। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम किसी ह्यूमन क्वालिटी को किसी ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर कर लेते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि इस पोएम में सीधे आइस और फायर का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। किससे किया गया है? द पोएट पर्सोनिफाइज फायर एंड आइस बाय गिविंग देम माइंड एंड पावर टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग। ठीक है। फायर्स को किससे किया है सिम्बलाइज? डिज़ायर से, और आइस को किससे किया? हेट से। तो इस पोएम में पोएट ने क्या किया है? फायर और आइस को पर्सोनिफाई किया है। फायर को माइंड से एंड आइस को दोनों ही, फायर एंड आइस को माइंड एंड पावर से, कि ये जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये किस तरीके से हम इस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है पोएट की तरफ से। So that's all about this poem. These all were the literary devices used in the poem. So that's all. Thank you.